क्या आप जानते हैं कि 4000 साल पहले इंडिया में इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी जिसकी सिटीज आज भी साइंटिस्ट को सरप्राइज करते हैं? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी बैठक। आज की ये चर्चा हिस्ट्री को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल बदल देगी। तो फटाफट इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल जी का एक बड़ा ही कमाल का कोट याद आता है। उनका मानना था कि हड़प्पा एक ऐसी सोसाइटी थी जहां एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण जैसी चीज थी ही नहीं। समझ रहे हैं? अमीर और गरीब के बीच कोई बहुत बड़ा गैप नहीं था। लोग म्यूचुअल हार्मनी यानी आपसी भाईचारे के साथ रहते थे। वाओ, मतलब 4000 साल पहले एक ऐसी सोसाइटी जहां इक्वालिटी थी। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। तो इस रहस्य को सुलझाने से पहले चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये सिविलाइजेशन या सभ्यता होती क्या है? मेरे दिमाग में हमेशा से एक सवाल आता है, एक आम सा छोटा गांव अचानक से एक एडवांस सिविलाइजेशन कब और कैसे बन जाता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, कोई भी गांव सिविलाइजेशन तब बनता है जब वो विकास के एक एडवांस स्टेज पर पहुंच जाए। इसके 7 मेन पिलर्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण, क्राफ्ट्स, ट्रेड, राइटिंग यानी लिखने की कला, कल्चरल कॉन्सेप्ट्स और इन सब में सबसे जरूरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। खेती इतनी एडवांस्ड होनी चाहिए कि जो सिर्फ गांव को ही नहीं बल्कि बड़े शहरों का भी पेट भर सके। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इन 7 पिलर्स में से सबसे क्रूशियल कौन सा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर हम इसको थोड़ा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सभ्यताएं शुरू हो रही थीं। जैसे मेसोपोटामिया, जो आज का इराक और सीरिया वाला रीजन है, वहां करीब 6000 साल पहले शुरुआत हुई। फिर इजिप्ट की सभ्यता आई, जिसके पिरामिड्स तो हम सब जानते ही हैं। अच्छा, तो जब बाकी दुनिया में पिरामिड्स और आर्ट बन रहे थे, तब हमारे यहाँ क्या चल रहा था? अब यहाँ से कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि अब हम एंटर कर रहे हैं उस फेज में जहाँ इंडिया ग्लोबली अपनी अनोखी पहचान बना रहा था। बिल्कुल, हमारे यहाँ लगभग 3500 बीसीई में पहले गांव बसने शुरू हुए थे और देखते ही देखते लगभग 2600 बीसीई आते आते बढ़ते ट्रेड और विकास की वजह से ये छोटे गांव मैसिव बूमिंग मेगा सिटीज में बदल गए। यही था हमारा पहला नागरीकरण, जिसे हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं। तो आइए इस सिंधु सरस्वती की अनोखी कहानी और इसके नाम के पीछे का रहस्य भी समझते हैं। एक बात मुझे हमेशा बड़ी अजीब लगती है, अगर ये सिविलाइजेशन सिंधु और सरस्वती नदियों के पास बसी थी तो इसको कॉमनली हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? ये हड़प्पा नाम कहाँ से टपक पड़ा? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। आज से लगभग 100 साल पहले 1920-21 के आसपास इस सिविलाइजेशन का जो सबसे पहला शहर एक्सकवेट किया गया था, यानी जिसकी सबसे पहले खुदाई हुई थी, उसका नाम हड़प्पा था। ये साइट आज पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। बस इसीलिए आम भाषा में इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाने लगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। जब आप इस मैप को देखते हैं तो पता चलता है कि ये सेटलमेंट्स सिंधु नदी, उसकी 5 सहायक नदियां और सरस्वती नदी के फर्टाइल मैदानों के आसपास एक बहुत ही विशाल इलाके में फैली हुई थी। ये सरस्वती नदी का नाम सुनते ही ना मुझे एक अलग सी मिस्ट्री फील होती है, जैसे कोई पुराना रहस्य छुपा हो। सही कहा। सरस्वती नदी का जिक्र हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में बार बार मिलता है। वहां इसको एक देवी और एक बहती हुई विशाल नदी दोनों रूप में पूजा गया है। हालांकि हजारों सालों के जियोलॉजिकल चेंजेस के बाद आज ये एक सीजनल नदी बन चुकी है, जिसे हम घग्गर हकरा के नाम से जानते हैं। एक वक्त पर यही इस सभ्यता की लाइफलाइन थी। गांव से लेकर विशाल नगरों तक का ये सफर कैसा था, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। तो क्या ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे शहर थे या सच में बड़े नगर थे? और ये ज्योग्राफिकली कितनी दूर तक फैले हुए थे? छोटे नहीं, ये प्रॉपरली मैसिव सिटीज थे। और ये किसी एक रिवर वैली तक लिमिटेड नहीं थे। इसमें राखीगढ़ी और गनवरीवाला जैसे विशाल मेगा सिटीज थे। इसके अलावा सिंध में मोहनजोदारो, गुजरात में धोलावीरा और राजस्थान में कालीबंगा। अगर हम आज के मैप पर देखें तो ये लगभग कई मॉडर्न स्टेट्स और बॉर्डर्स के पार पूरी की पूरी सभ्यता फैली हुई थी। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्से पर, हड़प्पा की नगर योजना। मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है ये सोचकर कि 4000 साल पहले टाउन प्लानिंग,
मतलब उन्होंने प्रॉपर ब्लूप्रिंट्स के साथ शहर बसाए थे। आखिर उन्होंने इतने ऑर्गेनाइज्ड सिटीज बनाए कैसे? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। उनकी प्लानिंग एकदम टॉप नॉच थी। हड़प्पा के ज्यादातर शहर फोर्टिफाइड थे, यानी उनके चारों तरफ किलेबंदी थी, मैसिव दीवारें थी, और नगर को मेनली 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक अपर टाउन जो थोड़ी ऊंचाई पर बना था, जहां मोस्टली एलीट या एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे, और दूसरा लोअर टाउन जहां कॉमन लोग यानी आम जनता रहती थी। जब आप धौलावीरा के किले का उत्तरी दरवाजा यानी नॉर्दर्न गेटवे देखते हैं, तब आपको अंदाजा होता है कि इनके स्ट्रक्चर्स कितने विशाल थे। वहां बड़े बड़े वेयरहाउसेस या गोडाउन भी थे, जहां ट्रेड के लिए अनाज और बाकी सामान सिस्टमैटिकली स्टोर किया जाता था। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि उनकी सड़कें और गलियां बिल्कुल मॉडर्न ग्रिड पैटर्न में थीं, 90 डिग्रीज पर कट करती हुई, जो चारों दिशाओं की तरफ खुलती थी। और चाहे किसी का घर बड़ा महल जैसा हो या छोटा सा मकान, उन्हें बनाने के लिए जो बेक्ड ब्रिक्स या पकी हुई ईंटें यूज होती थी ना, उनका रेशियो और साइज पूरी सिविलाइजेशन में एकदम सेम था। ये स्टैंडर्डाइजेशन सच में माइंड ब्लोइंग है। ऐसा लगता है जैसे इनका अपना कोई सेंट्रलाइज क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम था। अब आते हैं मोहनजोदारो और वहां के महास्नानागार के रहस्य पर। अब यहाँ से कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर की जिसने मॉडर्न साइंटिस्ट्स को भी कंप्लीटली हैरान कर दिया है। ऐसा क्या स्पेशल स्ट्रक्चर मिल गया जिसे देखकर आज के मॉडर्न इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स भी अपना सर खुजाते हैं? वो अनोखा स्ट्रक्चर है महास्नानागार यानी द ग्रेट बाथ। इमेजिन कीजिए 12 बाय 7 मीटर का एक विशाल पूल। और पता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इन्होंने ईंटों के ऊपर नेचुरल बिटुमिन यानी दामर की एक मोटी लेयर लगाई थी ताकि पानी बिल्कुल लीक ना हो। 100% वाटरप्रूफिंग, वो भी 4000 साल पहले। इसके चारों तरफ चेंजिंग रूम्स थे, फ्रेश पानी भरने के लिए एक प्रॉपर कुआं था, और पुराने पानी को फ्लश आउट करने के लिए एक बेहद एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था। 4000 साल पहले इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग सच में एक आश्चर्य है। सोच कर देखिए, अगर इनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मॉडर्न था, तो इनकी पूरी सोसाइटी कैसे फंक्शन करती होगी? इनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो वक्त के साथ खो गई? दोस्तों, अगले पार्ट में हम जानेंगे कि हड़प्पन्स इतने एडवांस्ड कैसे थे। तब तक के लिए इस माइंड बेंडिंग हिस्ट्री को डाइजेस्ट करें और एनसीईआरटी बैठक के इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए धन्यवाद।